वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सैम्पलिंग थ्योरम को प्रूव। सैम्पलिंग थ्योरम जो हमें बताती है कि जब हमें अपने सिग्नल को कंटिन्यूस टाइम से डिस्क्रीट टाइम बनाना होता है, तो अगर हमारा सिग्नल एफ टी बैंड लिमिटेड है ओमेगा एम पर, तो हमें सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस की वैल्यू को 2 ओमेगा एम से बड़ी या उसके बराबर रखनी पड़ती है, तभी हम रिकंस्ट्रक्शन को सही तरीके से कर पाते हैं बिना किसी डिस्टॉर्शन के। अब इसे प्रूव करना हम शुरू करेंगे टाइम डोमेन से। मान लीजिए कि टाइम डोमेन में जिस सिग्नल की हमें सैम्पलिंग करनी है वो है हमारा सिग्नल एफ टी। पहला सिग्नल एफ टी, इसकी हमें करनी है सैम्पलिंग। जब हम प्रैक्टिकली किसी सिग्नल की सैम्पलिंग करते हैं तो हम ट्रांसमीटर पर अपने सिग्नल के लिए लगाते हैं एक मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लायर हमारे सिग्नल एफ टी को, जिसकी हमें सैम्पलिंग करनी है, इस सिग्नल एफ टी को मल्टीप्लाई करता है इम्पल्स ट्रेन के साथ। इम्पल्स ट्रेन के साथ हम अपने सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये इम्पल्स ट्रेन ऐसी होनी चाहिए जो पीरियोडिक हो। ये इम्पल्स ट्रेन पीरियोडिक होनी चाहिए और इसका फंडामेंटल पीरियड टीएस होना चाहिए, जहां पर टीएस हमारा सैम्पलिंग टाइम है। जहां पर टीएस हमारा सैम्पलिंग टाइम है। तो अब ट्रांसमीटर पर हम अपने मैसेज या जिस सिग्नल की हमें सैम्पलिंग करनी है, हम अपने सिग्नल को एक पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन जिसका फंडामेंटल पीरियड टीएस का हो, मतलब हर टीएस टाइम के बाद ये इम्पल्स हमें मिलती हो। तो ये जो दूसरी वेवफॉर्म हमने बनाई है, ये पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन है, इम्पल्सेस से मिलकर के बनी है और पीरियोडिक है क्योंकि हर टीएस टाइम के बाद आपको एक इम्पल्स मिल रही है। तो यहाँ पर हमने टीएस पर एक इम्पल्स मिली, एक इम्पल्स हमें 0 पर मिलेगी, फिर 2ts, 3ts, 4ts, ऐसे ही हमें आगे मिलती जा रही हैं। तो हमने ये पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन ली है। पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन को जब हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन यानी डेल टी प्लस डेल टी माइनस टी एस, ऐसे ही बहुत सारी इम्पल्सेस यहाँ पर यूज की गई हैं, प्लस डेल टी माइनस 2ts अप टू ये चला जाता है इनफाइनाइट तक। जब हम इस इम्पल्स ट्रेन के लिए एक कंप्राइज्ड मैथमेटिकल इक्वेशन देना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं, दिस इज समेशन फ्रॉम k इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल टी माइनस के टी एस। टीएस यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि हर टीएस टाइम के बाद हमें एक इम्पल्स यहाँ पर मिल रही है। तो जो हमारी इम्पल्सेस हैं, k0 रखेंगे तो डेल टी आएगा, k1 रखेंगे तो डेल टी माइनस टी एस आएगा। यहाँ पे समेशन की लिमिट आप माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट भी ले सकते हैं और 0 से प्लस इनफाइनाइट भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने कॉजल पर एनालिसिस की है। तो दोनों ही आपके सही हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप वहां पर यूज कर सकते हैं। तो पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन के लिए हमें मैथमेटिकल इक्वेशन मिल जाएगी ये। पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन को ही कॉम्ब सिग्नल भी कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्ब सिग्नल। कॉम्ब सिग्नल या इसे हम पीरियोडिक कॉम्ब भी कहते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखता है पीरियोडिक इम्पल्स का, ये एक कॉम्ब की तरह दिखता है, जिसके कारण से इसे कॉम्ब स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो अब
हमें जब अपने सिग्नल की सैम्पलिंग करवानी है तो हम ट्रांसमीटर पे अपने सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे एक इम्पल्स ट्रेन से जो पीरियोडिक है, जिसका फंडामेंटल टाइम ts है, और इस पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन को कहा जाता है सैम्पलिंग वेव। इसको कहा जाता है सैम्पलिंग वेव। जिस सिग्नल की सहायता से हम अपने सिग्नल की सैम्पलिंग करते हैं उसे कहा जाता है सैम्पलिंग वेव। तो हमने इसे नाम दे दिया ST। हमारा जो ST सिग्नल है ये पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन के बराबर है, इसका नाम हुआ सैम्पलिंग वेव। अब इसके बाद जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें मल्टीप्लायर के आउटपुट पर मिलता है सैंपल्ड सिग्नल। सिग्नल सैम्पलिंग करने के बाद कहलाता है सैंपल्ड सिग्नल। तो इस मल्टीप्लायर के आउटपुट पर हमें मिलता है सैंपल्ड सिग्नल FST। अब चूंकि इस FST को बनाने के लिए हमने FT को मल्टीप्लाई किया है ST के साथ, जब दो सिग्नल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो रिजल्ट आपको वहां पर मिलता है नॉन जीरो, जहां पर दोनों सिग्नल आए हों, जिसके कारण से ये जो सैंपल्ड सिग्नल हमें दिख रहा है उसमें TS पर हमें एक इम्पल्स दिख रही है जिसका एम्पलीट्यूड TS पे FT के बराबर है। 2TS पे हमें दूसरी इम्पल्स दिख रही है जिसका एम्पलीट्यूड भी FT से लिया गया है। 3TS पे तीसरी इम्पल्स एंड सो ऑन। ऐसे ही हमें आगे इम्पल्सेस मिलती जा रही हैं, लेकिन हर इम्पल्स का एम्पलीट्यूड मैसेज से लिया गया है या उस सिग्नल से लिया गया है जिसकी हमें सैम्पलिंग करनी है। क्यों लिया गया है? क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड है 1। तो जब ये 1 एम्पलीट्यूड वाली इम्पल्स मल्टीप्लाई होगी सिग्नल की वैल्यू से, अगर ये x है तो 1 इंटू x आपको दे देगा x। तो इस तरह से हम सिग्नल की सैम्पलिंग करके अपने लिए जो मल्टीप्लायर के आउटपुट पे सैंपल्ड सिग्नल को देखते हैं। तो ये हमारा सैंपल्ड सिग्नल हुआ। सैंपल्ड सिग्नल की इक्वेशन हो जाएगी FT इंटू ST। टाइम डोमेन में इतना एनालिसिस करने के बाद अब हम इस इक्वेशन को आगे लेकर के जाएंगे सैम्पलिंग थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो सैम्पलिंग थ्योरम को प्रूफ करने के लिए FST है FT इंटू ST के बराबर। ट्रांसमीटर पर लगाया है मल्टीप्लायर जो FT और ST को मल्टीप्लाई करके सैंपल्ड सिग्नल हमें दे रहा है। अब इस FT की जगह पर हम रखेंगे, इस ST की जगह पर हम रखेंगे इसकी पूरी इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन है समेशन फ्रॉम 0 से ले लेते हैं क्योंकि हमारा एस्टिमेशन 0 से शुरू हुआ है। 0 से इनफाइनाइट डेल T माइनस KTS, डेल T माइनस KTS हमने यहां पर ले लिया। इसके बाद इम्पल्स सिग्नल की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब हम इम्पल्स को किसी सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर हमें सिग्नल की वैल्यू मिलती है जिस लोकेशन पर इम्पल्स आई हो। बिल्कुल वही चीज जो हमने यहाँ पर समझा था। इम्पल्स स्ट्रेंथ 1 है, मल्टीप्लाई किया FT से जहां पर TS पर FT की स्ट्रेंथ है x, तो 1 इंटू x हमें दे देगा x। कहां पर? TS पर। तो जब हम इम्पल्स को FT के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट के फॉर्म में मिलेगा सिग्नल FT की वैल्यू कहां पर? T माइनस KTS पर। हमें FT को इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट में मिलेगा सिग्नल F की वैल्यू एट T माइनस KTS। तो यानी हमें रिजल्ट में मैथमेटिकली मिलेगा K इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट
एफ टी माइनस के टी एस। ये हमें टाइम डोमेन में मिल गया। टाइम डोमेन में हमें सैम्पल्ड सिग्नल मिला, समेशन फ्रॉम k इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट एफ टी माइनस के टी एस। ये हमारा है सैम्पल्ड सिग्नल टाइम डोमेन में। अब सैम्पलिंग थ्योरम का प्रूफ फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्यों? क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट ही फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में है, तो हमें पूरी चीज़ों को लेकर के जाना होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। फ्रीक्वेंसी डोमेन में इन्हें ले जाने के लिए हम यूज़ करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म को। तो इस पूरी इक्वेशन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाने के लिए हम यूज करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म को, क्योंकि फूरियर एनालिसिस का हम यूज करते हैं किसी भी सिग्नल के फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के लिए। तो अब हम इसके लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, और फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाने से पहले हम मानेंगे कि हमारे सिग्नल एफ टी का, ये एफ टी वो सिग्नल है जिसकी हमें सैम्पलिंग करनी थी, तो हमारे सिग्नल एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ओमेगा, और सैम्पल्ड सिग्नल एफ एस टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ एस ओमेगा। ये अज्यूमशन करने के बाद हम इस इक्वेशन को लेकर के जाएंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में। हम इस इक्वेशन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेकर जाएंगे तो एफ एस टी की जगह पर लिखा जाएगा एफ एस ओमेगा इज इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम k इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट f। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे फूरियर की, तो हमें इसके बदले मिलेगा f ओमेगा, t की जगह पर ओमेगा माइनस k ओमेगा s, जहां पर ओमेगा s हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है। समझने के लिए हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जहां जहां पर t आया है वहां पर हो जाएगा ओमेगा, जहां पर ts है वहां पर हो जाएगा ओमेगा s। तो हमारे सैम्पल्ड सिग्नल की जो इक्वेशन हमको फ्रीक्वेंसी डोमेन में मिल रही है वो है एफ एस ओमेगा इज इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम k इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट एफ ओमेगा माइनस के ओमेगा एस। अब इस इक्वेशन को यूज करके हम बनाएंगे स्पेक्ट्रम और करेंगे अपने सैम्पल्ड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस। अब एफ एस ओमेगा को कैलकुलेट करने के बाद, यानी सैम्पल्ड सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में एस्टिमेट करने के बाद हम प्लॉट करना शुरू करते हैं इनके स्पेक्ट्रम, सैम्पलिंग थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। सबसे पहले हम जो स्पेक्ट्रम बनाएंगे वो होगा हमारे ओरिजिनल सिग्नल यानी कि एफ टी के लिए। एफ टी के लिए स्पेक्ट्रम जब हम बनाएंगे तो चूंकि हमने माना था एफ टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ ओमेगा, और इसके साथ ही हमारा एफ टी बैंड लिमिटेड टू ओमेगा एम है, यानी एक लो पास सिग्नल है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम है। जब इसके लिए आप स्पेक्ट्रम प्लॉट करेंगे उस केस में हमारे जो स्पेक्ट्रम हम लेंगे उस स्पेक्ट्रम का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आएगा ओमेगा एम पर पॉजिटिव साइड पर। नेगेटिव साइड पर हम वही जो पॉजिटिव में बना है उसी की मिरर इमेज को हम नेगेटिव साइड पर बनाते हैं, तो नेगेटिव साइड पर ये आएगा माइनस ऑफ ओमेगा एम पर। ये वैल्यू एफ ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 को रिप्रेजेंट करती है, तो इसे हम लिख सकते हैं एफ 0। तो ये हमने एफ ओमेगा का स्पेक्ट्रम बना लिया। इस स्पेक्ट्रम को आप किसी और शेप का भी बना सकते हैं, हमने टेंटेटिवली ये शेप लिया है। अब एफ ओमेगा का बन गया हमारा स्पेक्ट्रम। एफ एस ओमेगा का स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा?
इसके लिए हम चलते हैं वापस इसी इक्वेशन पर। इस इक्वेशन को अब हम करेंगे एक्सपैंड करेंगे तो k इज इक्वल्स टू 0 पर हमें मिलेगा f ओमेगा, दिस इज फॉर k इज इक्वल्स टू 0, प्लस k इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमें मिलेगा f ओमेगा माइनस ओमेगा s, k इज इक्वल्स टू 1 के लिए, प्लस f ओमेगा माइनस 2 ओमेगा s हमें मिलेगा k इज इक्वल्स टू 2 के लिए। ऐसे ही बहुत सारी टर्म्स हमें मिलेंगी क्योंकि हमारा कैलकुलेशन जाना है इनफाइनाइट तक, तो हमने शुरू की 3 टर्म्स को यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद जब हम इसका स्पेक्ट्रम बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ पर देखिए k इज इक्वल्स टू 0 पे स्पेक्ट्रम में बनेगा f ओमेगा। f ओमेगा यानी वो वाला स्पेक्ट्रम जो हमने मैसेज के लिए यानी ft के लिए बनाया था। f ओमेगा का स्पेक्ट्रम यानी बिल्कुल यही का यही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा m, नेगेटिव साइड की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी माइनस ओमेगा m, और ये पॉइंट ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 वाला यानी f0। तो पहला पार्ट जो हमें बनाना है वो f ओमेगा को एज इट इज बना देना है, बिल्कुल जैसा हमने पहले प्लॉट किया था। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है ये है f ओमेगा माइनस ओमेगा s। f ओमेगा माइनस ओमेगा s यानी हमने f ओमेगा को शिफ्ट किया है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, हमने इसे शिफ्ट किया है कहाँ पर, ओमेगा s पर। मतलब f ओमेगा में जो पॉइंट आता था ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पर, वो अब आएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा s पर। f ओमेगा माइनस ओमेगा s यानी f ओमेगा का स्पेक्ट्रम ही बनना है, लेकिन अब वो स्पेक्ट्रम शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट हो जाएगा? जो f ओमेगा में हमने बनाया था 0 पर, वो अब बनेगा ओमेगा s पर। यानी इस पार्ट को बनाने के लिए हम लेंगे ओमेगा s पॉइंट को और बिल्कुल यही स्पेक्ट्रम बना देंगे जिसमें सेंटर फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी ओमेगा s। कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम बन रहा है, ये हमारा ओमेगा s पॉइंट है, दिस पॉइंट इज ओमेगा s। अब इस पार्ट को जब हम बनाते हैं तो हमने सेंटर ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पर मिलने वाले पॉइंट को बना दिया है ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा s पर। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसमें कहाँ पर मिलेगा? तो चूंकि इतनी विड्थ है ओमेगा m, ये पॉइंट जब इसका हम प्लॉट करते हैं तो ये ओमेगा s से ओमेगा m ऊपर होगा, यानी ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा, सपोज इस पॉइंट का नाम है a, तो a पॉइंट हमें मिलेगा ओमेगा s प्लस ओमेगा m पर। 0 से ओमेगा m ऊपर, ओमेगा s से ओमेगा m ऊपर, तो हमें मिल जाएगा ओमेगा s प्लस ओमेगा m पे। वहीं पर ये नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, लोअर साइड की फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए हम इसे b से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ओमेगा s से ओमेगा m नीचे होगी, यानी इसकी वैल्यू होगी ओमेगा s माइनस ओमेगा m। सेकेंड प्लॉट के लिए हमने एस्टिमेशन कर लिया फ्रीक्वेंसी का। अब जब हम थर्ड पार्ट बनाते हैं बिल्कुल यही चीज बार बार होगी अप टू इनफाइनाइट। ये कैसा प्लॉट बनेगा? ये है f ओमेगा, ये भी f ओमेगा शिफ्टेड है, कहाँ पे शिफ्ट हुआ? 2 ओमेगा s पर। यानी जो चीज हम इसके लिए ओमेगा इज इक्वल्स टू 0 पे बनाते थे, वो चीज इसके लिए, वो फ्रीक्वेंसी इसके लिए ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा s पर बनेगा। यानी हम
यहाँ पर कहीं अगर 2 ओमेगा एस लेते हैं तो हमारा प्लॉट बिल्कुल एफ ओमेगा जैसा ही होगा विद द सेंटर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा एस। तो जब हम इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा एफ ओमेगा का प्लॉट था वो बार बार हमें बनाना पड़ेगा जब हम सैम्पल्ड सिग्नल यानी एफ एस ओमेगा का स्पेक्ट्रम बनाएं तो उस केस में हमें एफ ओमेगा का स्पेक्ट्रम बार बार बनाना है, हर बार विद द सेंटर फ्रीक्वेंसी के ओमेगा एस। K1 तो ओमेगा एस पे, K2 तो 2 ओमेगा एस पे, ऐसे ही आगे भी बनता जाएगा। तो ये हमारा स्पेक्ट्रम बन गया सैम्पल्ड सिग्नल का। अब सैम्पल्ड सिग्नल में हम देखते हैं कि ओमेगा एम से लेकर के बी तक यानी ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम तक, तो ओमेगा एम से लेकर के ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम तक हमारी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो खाली है, उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके पहले इंफॉर्मेशन है और उसके बाद इंफॉर्मेशन है। तो सैम्पल्ड सिग्नल के स्पेक्ट्रम में जो खाली फ्रीक्वेंसी बैंड होता है उसे कहा जाता है गार्ड बैंड। यानी हमारे इस सैम्पल्ड सिग्नल को अगर हम देखें, पहले पार्ट को ही देखते हैं, तो गार्ड बैंड हमारा हो जाएगा ओमेगा एम से लेकर के ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम तक। दूसरे पार्ट को देखेंगे तो ओमेगा एस प्लस ओमेगा एम से लेकर के 2 ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम तक। तो जो खाली फ्रीक्वेंसी स्पेस होता है हमारे स्पेक्ट्रम का उसको हम कहते हैं गार्ड बैंड। अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, इसे देने से क्या असर पड़ेगा? तो ये हमारे सैम्पल्ड सिग्नल का स्पेक्ट्रम है। हम जब इसे ट्रांसमीटर से रिसीवर के पास भेजेंगे तो रिसीवर करेगा रिकंस्ट्रक्शन यानी अब वो इस स्पेक्ट्रम से लेगा ये वाला स्पेक्ट्रम, सैम्पल्ड सिग्नल से ओरिजिनल सिग्नल बनाएगा। तो सैम्पल्ड सिग्नल से ओरिजिनल सिग्नल बनाने के लिए चूंकि हमारा ओरिजिनल सिग्नल एक लो पास सिग्नल था तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमें लगाना पड़ेगा एक लो पास फिल्टर। अब जब इस सैम्पल्ड सिग्नल पर हम लगाएंगे लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर प्रैक्टिकल है तो उसमें पास बैंड भी है, ट्रांजिशन बैंड भी है और स्टॉप बैंड भी है। तो हमने ये फिल्टर लगाया, क्यों? क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ इतना, हम ये आगे का स्पेक्ट्रम नहीं चाहते हैं, हमें रिकंस्ट्रक्शन करना है तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं। तो हमने एक लो पास फिल्टर लगाया और लो पास फिल्टर को लगा करके इतने पार्ट को यानी अपने ओरिजिनल मैसेज को वापस से ले लिया, यानी हमने कर लिया रिकंस्ट्रक्शन। तो लो पास फिल्टर लगा करके हमने अपने सैम्पल्ड सिग्नल से यानी टाइम डोमेन में कहें तो एफएसटी से एफटी बना लिया, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कहें तो एफएस ओमेगा से एफ ओमेगा बना लिया। तो इस लो पास फिल्टर को हमने जब रिसीवर पर लगाया रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ये हम रिसीवर पर लगा रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो जब लगाया हमने लो पास फिल्टर रिकंस्ट्रक्शन के लिए तो हमें हमारा एफ ओमेगा आसानी से मिल गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसमें गार्ड बैंड ने क्या किया? गार्ड बैंड ने आपके फिल्टर के ट्रांजिशन बैंड को देने के लिए स्पेस दे दिया। क्यों? क्योंकि इसी गार्ड बैंड के कारण स्पेक्ट्रम के दो हिस्से अलग अलग हैं, दूर हैं, जिसके कारण से आप एक प्रैक्टिकल फिल्टर लगा करके, क्योंकि प्रैक्टिकल फिल्टर में पास बैंड और स्टॉप बैंड के साथ ही साथ पाया जाता है ट्रांजिशन बैंड, तो एक प्रैक्टिकल फिल्टर लगा करके जिसमें ट्रांजिशन बैंड भी है हम अपने सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो गार्ड बैंड का फायदा ये हुआ
कि हमारे सिग्नल का रिकंस्ट्रक्शन आसान हो जाता है, हम फिल्टर आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही ये गार्ड बैंड चूंकि खाली फ्रीक्वेंसी स्पेस है, इसमें कोई जानकारी नहीं है, कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी हम इतना फ्रीक्वेंसी पार्ट वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन को आसान बनाने के लिए। इसीलिए हम कभी भी गार्ड बैंड की वैल्यू को बहुत ज़्यादा नहीं रखते। आप बहुत ज़्यादा रख देंगे यानी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को आप और बढ़ा दोगे। मान लीजिए हमने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को और ज़्यादा बढ़ा दिया तो ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, ये जितना इधर जाएगा इन दोनों के एंड पॉइंट के बीच का डिफरेंस उतना ही बढ़ता जाएगा, या आप कह लीजिए गार्ड बैंड आपका उतना ही बढ़ता जाएगा। तो अगर हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो उस केस में गार्ड बैंड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, गार्ड बैंड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब गार्ड बैंड की वैल्यू अगर बढ़ती गई तो एम्प्टी फ्रीक्वेंसी स्पेस यानी खाली फ्रीक्वेंसी स्पेस बढ़ता जाएगा। खाली फ्रीक्वेंसी स्पेस बढ़ता जाएगा तो यानी आप जो फ्रीक्वेंसी वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हम कोई जानकारी भेज सकते थे लेकिन हम नहीं भेज रहे हैं, तो हम वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, उस केस में आपके कम्युनिकेशन की एफिशिएंसी कम कही जाएगी। तो ओमेगा एस को बढ़ाने पर गार्ड बैंड बढ़ेगा और हमारे सर्किट की, हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी कम होगी। इसीलिए हम कभी भी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को एक ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू से ज़्यादा नहीं करते। तो ये असर था अगर हम ओमेगा एस को बढ़ाते हैं, ओमेगा एस को बढ़ाया, गार्ड बैंड बढ़ा, एफिशिएंसी घटी क्योंकि खाली स्पेस बढ़ा। लेकिन अगर ओमेगा एस को हम घटाएं तो हमारे सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को अगर हम घटाएं तो हमारे सैम्पल्ड सिग्नल के स्पेक्ट्रम पर क्या असर पड़ेगा? ये हमारा स्पेक्ट्रम है। अगर हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को घटाते हैं, उस केस में सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस वाला पॉइंट इधर शिफ्ट होगा। चूंकि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा एस की वैल्यू को हम घटा रहे हैं, ओमेगा एस की वैल्यू को हम घटाएंगे तो उस केस में हमारे गार्ड बैंड की वैल्यू जो हमें मिलता था एम्प्टी फ्रीक्वेंसी बैंड दो पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रम के बीच में, तो गार्ड बैंड की वैल्यू लगातार घटती जाएगी। गार्ड बैंड की वैल्यू लगातार घटती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपके ओमेगा एस की वैल्यू 2 ओमेगा एम के बराबर हो जाएगी। उस केस में स्पेक्ट्रम के दो पार्ट्स, पहला पार्ट जहां खत्म होगा दूसरा पार्ट वहीं से शुरू हो जाएगा, यानी उस केस में जो हमारा स्पेक्ट्रम बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। हमने ओमेगा एस की वैल्यू को लगातार घटाया और घटाते घटाते एक स्टेज ऐसी आती है जब इस गार्ड बैंड की वैल्यू हो जाती है 0। इस केस में हमें गार्ड बैंड की वैल्यू मिलती है 0 और ये तब होता है जब ओमेगा एस यानी हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 ओमेगा एम यानी ओमेगा एम प्लस ओमेगा एम 2 ओमेगा एम के बराबर हो जाती है। वहां पर जहां एक स्पेक्ट्रम पार्ट खत्म होता है वहीं से दूसरा स्पेक्ट्रम पार्ट शुरू होता है। तो जब ओमेगा एस की वैल्यू 2 ओमेगा एम के बराबर हो गई, उस केस में हमारे स्पेक्ट्रम के दो पार्ट्स आपस में टच होने लगे और गार्ड बैंड की वैल्यू हमें मिल गई 0।
इसके पहले क्या सिचुएशन थी, यहाँ पर अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो क्या सिचुएशन थी, ओमेगा एस ओमेगा एम प्लस ओमेगा एम प्लस गार्ड बैंड के बराबर था। यानी इस केस के लिए हम कह सकते हैं ओमेगा एस इज इक्वल्स टू ओमेगा एम प्लस गार्ड बैंड, यानी ओमेगा एस 2 ओमेगा एम से बड़ी है यहाँ पर पहले केस में। इसके बाद जो दूसरा केस हमें यहाँ पर मिला है, यहाँ ओमेगा एस 2 ओमेगा एम के बराबर है और गार्ड बैंड की वैल्यू है 0। अब इस केस में अगर हम रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं यानी इस सिग्नल को वापस पाना चाहते हैं, उस केस में हम प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर में ट्रांजिशन बैंड भी होगा पास बैंड और स्टॉप बैंड के साथ। तो अगर वो ट्रांजिशन बैंड वाला फिल्टर हम लगाएंगे तो कुछ पार्ट इसका भी आ जाएगा आउटपुट पे फिल्टर के। तो चूंकि हमारा टारगेट है सिर्फ इसको पाना, इसको हम नहीं चाहते हैं फिल्टर के आउटपुट पे, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल फिल्टर लगा रहे हैं तो इसके साथ साथ ये भी आएगा, इसका कुछ पार्ट आएगा। तो इस केस में हम प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर लगा करके सिग्नल का रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। इस केस में हमें एक आइडियल लो पास फिल्टर लगाना होगा। आइडियल लो पास फिल्टर यानी एक ऐसा लो पास फिल्टर जिसकी कट ऑफ शार्प हो, यानी उसमें दो ही बैंड पाए जाते हैं, एक पास बैंड और दूसरा स्टॉप बैंड। तो इस केस में अगर हमें हमारे सिग्नल का रिकंस्ट्रक्शन करना है तो हमें एक आइडियल लो पास फिल्टर लगाना पड़ेगा। इस केस में हमें जरूरत पड़ेगी एक आइडियल लो पास फिल्टर की। सिर्फ आइडियल लो पास फिल्टर लगा करके ही हम अपने सिग्नल का रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो अब हमने ओमेगा एस की वैल्यू को घटाते घटाते ओमेगा एस की वैल्यू को 2 ओमेगा एम के बराबर कर दिया। इसके बाद अगर आपने ओमेगा एस को और घटाया यानी ये इस साइड जाती जाएगी। तो अब अगर हमने ओमेगा एस की वैल्यू को और घटाया, उस केस में हमें गार्ड बैंड की वैल्यू जो अब 0 हो चुकी थी वो नेगेटिव मिलने लगेगी, यानी कि हमारे स्पेक्ट्रम के दो पार्ट्स आपस में ओवरलैप होने लगेंगे। ओमेगा एम वाला जो ये पॉइंट है ये बड़ा हो जाएगा और ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम वाला पॉइंट छोटा हो जाएगा। तो इस केस में हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, इस केस में हमें ये ओमेगा एम वाला पॉइंट हो गया जो बड़ा है, और ये ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम वाला पॉइंट हो गया जो छोटा है, और यही चीज आगे भी चलती जाएगी। तो इस केस में हमारे स्पेक्ट्रम के दो पार्ट्स आपस में ओवरलैप करने लगेंगे। कब? जब ओमेगा एस की वैल्यू 2 ओमेगा एम से छोटी होगी। यहाँ पर आप देखिए ओमेगा एस की वैल्यू यानी इसकी सेंटर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस की वैल्यू 2 ओमेगा एम से छोटी है, जिसके कारण से हमें ये ओवरलैपिंग मिल रही है। तो इस केस में ओमेगा एस की वैल्यू 2 ओमेगा एम से छोटी हो रही है, जिसके कारण से हमारे स्पेक्ट्रम के दो पार्ट्स में बीच में हमें ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है। तो हमें ओवरलैपिंग मिल रही है, और इसी ओवरलैपिंग को यानी जहां पर स्पेक्ट्रम के दो पार्ट्स आपस में ओवरलैप करें, वहां पे कहते हैं कि हमारे सिस्टम में आई है अलाइजिंग। तो यहाँ पर हमारे सिस्टम में आ रही है अलाइजिंग इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। यहाँ पर हमारे एक स्पेक्ट्रम के दो पार्ट्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब आ रही है अलाइजिंग। तो यहाँ पे हमको अलाइजिंग मिल रही है। अब अलाइजिंग मिल रही है तो क्या होगा, यहाँ पर आप अगर आइडियल लो पास फिल्टर भी लगाते हैं सिग्नल को, यानी इस सिग्नल को वापस पाने के लिए अगर आप एक आइडियल लो पास फिल्टर लगाएं
शार्प कट ऑफ वाला, तो भी दूसरे स्पेक्ट्रम का कुछ पार्ट आपको इस फिल्टर के आउटपुट पर मिलेगा। यानी इस केस में आइडियल फिल्टर लगा करके भी हमारे सिग्नल का रिकंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, हम अपने सिग्नल को वापस से नहीं पा सकते। यानी जब ओमेगा एस की वैल्यू 2 ओमेगा एम से छोटी हो जाती है तो इस केस में रिकंस्ट्रक्शन हमारा बिना डिस्टॉर्शन के पॉसिबल नहीं है। रिकंस्ट्रक्शन विदाउट डिस्टॉर्शन पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकता। तो अब जब ओमेगा एस की वैल्यू 2 ओमेगा एम से छोटी हो गई तो रिकंस्ट्रक्शन बिना डिस्टॉर्शन के हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हम चाहे आइडियल फिल्टर ही लगा दें, हमारे स्पेक्ट्रम के दूसरे पार्ट का जो हम नहीं चाहते कि हमें आउटपुट पर मिले, क्योंकि वो हमारे सिग्नल का पार्ट नहीं है, तो भी वो मिलेगा फिल्टर के आउटपुट पर। तो अब यहाँ पर 3 अलग अलग केसेस हो गए। जब ओमेगा एस की वैल्यू 2 ओमेगा एम से बड़ी है, उस केस में हम सिग्नल का रिकंस्ट्रक्शन बिना डिस्टॉर्शन के कर सकते हैं एक प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर को लगा करके, प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर को लगा करके। वहीं पर जब ओमेगा एस की वैल्यू 2 ओमेगा एम के बराबर है, उस केस में हमें यूज करना पड़ता है आइडियल लो पास फिल्टर। और जब ओमेगा एस की वैल्यू 2 ओमेगा एम से छोटी है, उस केस में रिकंस्ट्रक्शन ही पॉसिबल नहीं है बिना किसी डिस्टॉर्शन के। तो अब केस 1 और केस 2 को अगर हम एक साथ लिखें, क्योंकि केस 1 में भी हमारा रिकंस्ट्रक्शन बिना डिस्टॉर्शन के हो रहा है और केस 2 में भी हो रहा है, तो अगर हम केस 1 और केस 2 को एक साथ लिखें और कहें कि अगर ओमेगा एस की वैल्यू 2 ओमेगा एम से बड़ी या उसके बराबर होगी, तभी हमारा रिकंस्ट्रक्शन बिना डिस्टॉर्शन के पॉसिबल है। तो ये हमारी सैम्पलिंग थ्योरम हो गई प्रूफ। अब इसमें कुछ चीज़ों का हमें और ध्यान रखना होता है, जैसे केस नंबर 1 ओमेगा एस ग्रेटर देन ट्वाइस ओमेगा एम को हम कहते हैं ओवर सैम्पलिंग। ओमेगा एस ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ओमेगा एम को कहा जाता है ओवर सैम्पलिंग। ओमेगा एस लेस देन ट्वाइस ओमेगा एम को कहा जाता है अंडर सैम्पलिंग, यानी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अंडर एस्टिमेटेड है, 2 ओमेगा एम से कम है, तो इसको कहा जाता है अंडर सैम्पलिंग। ओमेगा एस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ओमेगा एम, इसको कहा जाता है नाइक्विस्ट सैम्पलिंग। इस सैम्पलिंग मेथड को कहा जाता है नाइक्विस्ट सैम्पलिंग, और ये नाइक्विस्ट सैम्पलिंग ही हमें देता है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू यानी इससे कम करेंगे तो रिकंस्ट्रक्शन बिना डिस्टॉर्शन के संभव ही नहीं है। तो ये नाइक्विस्ट सैम्पलिंग में हमें सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू मिलती है, जो है 2 ओमेगा एम, जिस पर सैम्पलिंग बिना डिस्टॉर्शन के संभव है। अगर इससे कम करेंगे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को तो बिना डिस्टॉर्शन के पॉसिबल नहीं होगा। तो नाइक्विस्ट सैम्पलिंग हमें देती है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू, जिस पर हम रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं बिना डिस्टॉर्शन के। और इस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी की ही मिनिमम वैल्यू को कहा जाता है नाइक्विस्ट रेट या नाइक्विस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपसे नाइक्विस्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है तो वो होती है 2 ओमेगा एम के बराबर। तो केस 2 यानी नाइक्विस्ट सैम्पलिंग के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारे सिस्टम की मिनिमम सैम्पलिंग रेट हमको कितना रखना है, क्योंकि मिनिमम सैम्पलिंग रेट यानी नाइक्विस्ट रेट हम इसी के माध्यम से पता लगाते हैं। तो केस 2 हुआ।
केस 3 में ओमेगा एस की वैल्यू को जब हमने 2 ओमेगा एम से छोटा कर दिया, उस केस में हमने अंडर सैम्पलिंग करी, हमें अलाइजिंग मिली, और अलाइजिंग के कारण हमारा रिकंस्ट्रक्शन बिना डिस्टॉर्शन के संभव नहीं हो सका। लेकिन इन केस अगर आपकी सिचुएशन, आपकी सैम्पलिंग नेटवर्क की सिचुएशन ऐसी है कि आपको अंडर सैम्पलिंग ही करना है पड़ रहा है, तो उस केस में रिसीवर पर लो पास फिल्टर को लगाने से पहले एक एंटी अलाइजिंग फिल्टर अगर हम लगा देते हैं, एंटी अलाइजिंग फिल्टर अगर हम लगा दें लो पास फिल्टर से पहले, अगर हम एक एंटी अलाइजिंग फिल्टर लगा दें, इसके बाद लगा दें लो पास फिल्टर, तो हम सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो इन केस अगर हमारे नेटवर्क के कारण हमें अंडर सैम्पलिंग करनी पड़ रही है, तो रिसीविंग एंड पे सिर्फ लो पास फिल्टर ना लगाएं, बल्कि लो पास फिल्टर से पहले एक एंटी अलाइजिंग फिल्टर आप लगा दीजिए। तो एंटी अलाइजिंग फिल्टर क्या करेगा, इस अलाइजिंग को दूर कर देगा। अलाइजिंग को दूर करके जब आप लो पास फिल्टर को ये सिग्नल देंगे, तो लो पास फिल्टर हमारे ओरिजिनल सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट कर लेगा। तो सिर्फ लो पास फिल्टर यूज करके हम केस 3 में अपने सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। केस 1 और केस 2 में ये पॉसिबल है। तो इस तरह से हम करते हैं सैम्पलिंग थ्योरम को प्रूफ और इसका एनालिसिस। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम 3 अलग अलग कंडीशंस को सैम्पलिंग की डिफाइन करते हैं। ओवर सैम्पलिंग यानी ओमेगा एस 2 ओमेगा एम से बड़ा, नाइक्विस्ट सैम्पलिंग यानी ओमेगा एस 2 ओमेगा एम के बराबर, अंडर सैम्पलिंग यानी ओमेगा एस की वैल्यू 2 ओमेगा एम से छोटी। तो इस तरह से हम करते हैं सैम्पलिंग थ्योरम को प्रूफ और उसका एनालिसिस।